प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। इंग्लैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारत को यह आश्वासन दिया कि युद्ध विजय के बाद वो भारत में स्वशासन का अधिकार दे देगा। इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की स्थिति दयनीय हो गई और अब भारतीय साम्राज्य को नियंत्रण में रखना सरल कार्य नहीं था। भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन करने, समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल मार्च 1946 में भारत भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है और इसका उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना था। इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा अस्थायी सरकार स्थापना का लक्ष्य रखा गया। अब हम बात करते हैं इस मिशन की मुख्य बातों की। कैबिनेट मिशन योजना और उसकी मुख्य बातें। पहली बात, ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ के अधीन परराष्ट्र नीति, प्रतिरक्षा, संचार व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए आवश्यक धन भी संघ को ही जुटाना होगा। दूसरा, संघ की एक कार्यपालिका और विधान मंडल होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अन्य सभी विषय सरकार के अधीन होंगे। तीसरा, प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वे अलग शासन संबंधी समूह बनाएं। भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों को 3 समूह में विभक्त किया गया। पहला, ए में मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा रखा गया। दूसरा भाग बी, जिसमें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध इनको सम्मिलित किया गया। सी में बंगाल, असम और प्रत्येक समूह को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने विषय से संबंधित निर्णय लें और शेष विषय प्रांतीय मंडल को सौंप दें। अगली बात जो थी वो देशी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएंगे उन पर देशी राज्यों का ही अधिकार होगा। पांचवा, संविधान निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को सार्वभौमिक संप्रभुता का अधिकार हस्तांतरित कर देगी। भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उससे अलग रहने का निर्णय देशी राज्य या देशी राज्यों को स्वयं करना था। छठा था, योजना के क्रियान्वित होने के 10 वर्ष पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रांतीय विधान मंडल में बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं पर पुनः विचार किया जा सकता था। अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण के संबंधित निम्नलिखित बातें कैबिनेट मिशन में सम्मिलित की गई। पहली थी, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। दूसरा था, प्रांतों में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व आबादी के अधिकार पर दिए जाएंगे। तीसरा था, अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। और चौथा था, रियासतों को जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पांचवा, संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी और प्रारंभिक बैठक में अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाएगा। छठा, प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था योजना के अंतर्गत की गई। प्रत्येक समूह अपने संविधान के संबंध में संघ में रहने का निर्णय करेगा। सातवां, केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी और उसमें भारत के प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय विधानसभा के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे तथा वायसराय इसकी अध्यक्षता करेगा। आठवां, इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा। इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न होंगे उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक संधि होगी। अंततः 14 जून
1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकृति दी। हिंदू महासभा, समाजवादी दल ने भी इसकी कटु आलोचना की। अंतरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गए। मुस्लिम लीग ने दावा किया कि वो कांग्रेस के बिना ही अंतरिम सरकार का निर्माण कर लेगी, लेकिन वायसराय ने लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1946 के चुनाव में निर्वाचन के लिए निर्धारित कुल 102 स्थानों में से कांग्रेस को 59 स्थान प्राप्त हुए और मुस्लिम लीग को मात्र 30 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग को इन चुनाव परिणामों से घोर निराशा हुई। 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव पारित कर अंतरिम सरकार बनाने की योजना बनाई या उसे स्वीकार कर लिया। अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाल लिया और पंडित नेहरू इसके प्रधानमंत्री बने। आगे चलकर वायसराय की सलाह पर मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया, लेकिन सरकार को सहयोग देने के बदले ये हमेशा उसके कार्य में रुकावटें अड़ंगा डालते रहे। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन का मार्ग तय कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके मूल्यांकन की। प्रारंभ में तो कांग्रेस और लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया, परंतु अंतरिम सरकार बनाने की योजना को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। लीग ने जब कांग्रेस के बिना सरकार बनाने का दावा पेश किया तो वायसराय ने लीग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे जिन्ना काफी नाराज हुए। दूसरी तरफ संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 प्राप्त किए तथा लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किया। अंततः जिन्ना ने सोचा कि 296 सदस्यीय संविधान सभा में से उनके पास केवल 73 सदस्य हैं, जो 25% से भी कम है। इसलिए 29 जून 1946 को लीग ने शिष्टमंडल योजना को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। इस बीच 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली। नेहरू ने जिन्ना को भी सरकार में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया, अपनी जिद पर डटे रहने तथा 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस निश्चित कर दिया। उस दिन कलकत्ता में, जो उस समय लीग सरकार के अधीन था, सैकड़ों की संख्या में हिंदू लूटे और मारे गए, नगर विध्वंस किया गया। इसके प्रतिकार में हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार हुए। उनके प्रतिकार में पूर्वी बंगाल में नोखाली में और 3 पहाड़ियों में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। फिर उत्तर प्रदेश, मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए। बंगाल में प्रांतों में बंटवारे के लिए हिंदुओं ने आंदोलन प्रारंभ कर दिए। 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार के 14 मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल की घोषणा की। अंतरिम सरकार को 2 सितंबर को कार्य ग्रहण किया। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। बाद में वायसराय ने लीग को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए राजी कर लिया। लीग सरकार में शामिल होने का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता निकट लाना नहीं था, बल्कि उसके उद्देश्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना था। इस तरह हम देखते हैं कैबिनेट मिशन के माध्यम से एक तरफ सांप्रदायिकता का विकास हुआ और भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।